हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बायो विद समीर सर के साथ। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर समीर। आज हम बायोलॉजी के अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बाद वाला जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन, उसके जो बेसिक्स हैं मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब वापस से उसी साइकिल के ऊपर लौटते हैं। क्लियर है? जो साइकिल मैंने आपको बताई थी कि ये हमारे पास में सेल साइकिल होती है, फेजेज ऑफ सेल साइकिल की हमने बात करी थी, उसके ऊपर हम वापस से आते हैं। उसको कनेक्ट करते हुए आगे हम इंटरफेज के ऊपर चलते हैं। क्लियर है? आज हम पूरे के पूरे जो इंटरफेज की जो सारी की सारी बातें हैं उसके बारे में कवर करेंगे। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास जो हमारे चैप्टर में मैंने कहा फेजेज ऑफ सेल साइकिल, किसकी बात कर रहे थे आप बात कर रहे थे फेजेज ऑफ सेल साइकिल के बारे में। फेजेज ऑफ सेल साइकिल के जो फेज होते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। और मैंने आपको यहाँ पे जो एक प्रकार से हमारे पास में सेल साइकिल बनी थी उसको अच्छी तरह से बना कर दिखाया था। इस प्रकार से ये हमारे पास में सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल में देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक मिनट रुकिएगा, हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो सेल साइकिल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्लियर है? उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में ये सेल साइकिल, क्लियर है? इस सेल साइकिल में हमारे पास में ये जो फेज बनेंगे, एक मिनट वैसे ही आप ड्रॉ कर लेते हैं। अब नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में फेजेज ऑफ सेल साइकिल में ये ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में फेजेज ऑफ सेल साइकिल, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फेजेज ऑफ सेल साइकिल के बाद जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये देखिए पहला जो फेज है ये भी इसी प्रकार से हमारे पास में फेज प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास में एम फेज है। दूसरा हमारे पास में ये जी फेज है, G1 फेज है। ये एस फेज है और इसे हम कहते हैं G2 फेज। ये हमारे पास में ये फेज। क्लियर है? अब इसके बारे में मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जहां से नॉर्मली आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कवर करनी है, जहां से एक प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सुनते जाइए और समझते जाइए। देखिएगा ये जो मेरे पास में एस फेज है, एस फेज के अंदर क्या डीएनए सिंथेसिस होता है? जी हाँ, इसलिए इसे कहा जाता है सिंथेटिक फेज। क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फेज कहा जाता है। पहली बात, इसे क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फेज। अब ये जो मेरे पास में G1 फेज, कौन सा फेज है? ये जो G1 फेज है, इस G1 फेज को मेरे पास कहा जाता है सिंथेटिक फेज से पहले वाला फेज है, तो इसलिए इसे कहा जाता है प्री सिंथेटिक फेज। क्लियर है? अब ये जो अगला जो फेज है मेरे पास में, ये वाला जो फेज है, ये मेरे पास में कौन सा फेज है? ये सिंथेसिस से बाद वाला फेज है, तो पोस्ट सिंथेटिक फेज, ये पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्लियर है? और ये वाला मेरे पास में कौन सा फेज है? डिविजनल फेज। ये वाला मेरे पास में कौन सा फेज है? ये डिविजनल फेज। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई डाउट है यहाँ तक? और यहाँ पे इन तीनों फेजेस को अगर मैं मिला देता हूँ, ये वाले मेरे पास में तीनों फेज अगर मैं कवर कर देता हूँ यहाँ तक, तो ये जो मेरे पास में फेज बन गया इसे कहा जाता है इंटरफेज। क्या कहा जाता है? इंटरफेज कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? ध्यान से सुनो। पहली बात, पहला क्वेश्चन, यहाँ तक की बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। इसे जस्ट आप आगे चल रहे हैं या मैं इसको छोटा कर देता हूँ, साइड में लिख लेते हैं और इसी के साथ में आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ये मेरे पास में यहाँ पे आ गया। चलिए इसी के अंदर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इंटरफेज इज। जो हमारे पास में इंटरफेज है, इंटरफेज क्या है? आंसर, फेज बिटवीन प्री सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। दूसरा, फेज बिटवीन स्टार्ट ऑफ डिवीजन
एंड ऑफ डिवीजन। सी फेज बिटवीन, ये तीसरा जो है फेज बिटवीन एंड ऑफ डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ डिवीजन। फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है यहाँ तक की बात? फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, इसका आंसर लगा लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसका जो आंसर है आपके सामने रखता हूँ। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी। ये एम फेज है, ये G1, S और G2। ये सिंथेटिक फेज, पहले वाला प्री सिंथेटिक, बाद वाला पोस्ट सिंथेटिक। कितनी बातें क्लियर है? आगे देखिएगा। ये मैंने कहा इंटरफेज क्या है? इंटरफेज क्या है? क्या, ध्यान सुनिए, फेज बिटवीन प्री सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। क्या प्री सिंथेटिक और सिंथेटिक के बीच में कोई फेज है? जी नहीं, पहला आंसर गलत है। दूसरा, फेज बिटवीन स्टार्ट ऑफ डिवीजन एंड एंड ऑफ डिवीजन। क्या यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होता है और क्या यहाँ पे डिवीजन एंड हो जाता है? जी हाँ, हो जाता है। यहाँ पे एम फेज में यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है। क्या इसके बीच का जो फेज है क्या वो इंटरफेज है? जी नहीं, वो तो हमारे पास में एम फेज। कौन सा फेज है? एम फेज है, ये वाला। फेज बिटवीन एंड ऑफ डिवीजन एंड स्टार्ट ऑफ डिवीजन। एंड ऑफ डिवीजन यहाँ पे होता है, यहाँ पे एंड होता है, और स्टार्ट कहाँ जाके होता है? यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे जाके स्टार्ट होता है। तो यहाँ ये क्या हमारे पास में इंटरफेज है? जी हाँ, इंटरफेज है, आंसर सी। क्लियर है? इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। बेसिक्स की जो साइकिल बनाई है उसी से क्वेश्चन पूछ लिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो साइकिल है ये दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अकॉर्डिंग आएगा वो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, वो हमारे पास में G1 इज, पहला फेज बिटवीन S एंड M। दूसरा, फेज बिटवीन M एंड S। फेज बिटवीन, तीसरा, फेज बिटवीन S एंड G2। टी, फेज बिटवीन हमारे पास में फेज बिटवीन G2 एंड S। तीसरा, ये ई ऑप्शन है मेरे पास में, A एंड B बोथ। F हमारे पास में ऑप्शन है B एंड C बोथ। G हमारे पास में ऑप्शन है C एंड D बोथ। क्लियर है? और F ऑप्शन की अगर मैं गुंजाइश करते हैं तो D एंड A बोथ। मतलब प्रोबेबिलिटी मैंने बढ़ा दी है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन इतने नहीं आते, बट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके समझने के लिए यहीं पे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर ही एक कंसेप्ट और बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनिए। इसका आंसर आप दे सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए इसके जो आंसर है, इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास में सेल साइकिल है। ये जो सेल साइकिल है इसमें मेरे पास में ये M फेज है, इसमें ये G1 फेज है, ये मेरे पास में S फेज है और ये G2 फेज। इसके बारे में पूछा ये क्या है? ये वाला जो फेज है G1 फेज कहाँ होता है, ये बात पूछी। क्या इसने कहा फेज बिटवीन S एंड M? क्या S और M के बीच में ये S है, S और M के बीच का जो फेज है वो है? सर है तो S और M के बीच का फेज G1 है, G2 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बट नहीं, ये बात गलत है। दूसरा आंसर, फेज बिटवीन M एंड S, M और S के बीच का फेज है। जी हाँ, बिल्कुल फेज है, ये बात भी सही है। ये वाला फेज बिटवीन S एंड G2, S और G2 के बीच में कोई फेज है? ये तो M और G1 फेज 2 है, बट नहीं, ये आंसर भी गलत हो गया। फेज बिटवीन G2 एंड S, G2 और S के बीच में M आता है, G2 और M और G1 आता है, अकेला ये तो नहीं आता। नहीं। A एंड B बोथ, जी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वाला B वाला सही है, दूसरे वाला तो गलत है। मतलब ये वाला कौन सा ही आता है, क्योंकि एक ही ठीक है, B वाला ठीक है। जो B वाला आंसर है वो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि हमारे पास में जो भी सेल साइकिल चलेगी वो कुछ इस प्रकार चलेगी।
और आपको ये सेल साइकिल इसी प्रकार पढ़नी है। मान लेते हैं हम आप बात करते हैं जीवन से स्टार्ट हुए हैं तो इसी प्रकार पढ़नी है। अगर जीवन की बात कर रहे हैं तो जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन किस किस के बीच में है, एम आगे चलते हुए बताना है, एम के बीच में और एस के बीच में। एस और एम के बीच में नहीं है, पीछे चलते हुए नहीं बताना, क्योंकि सेल साइकिल हमेशा फॉरवर्ड मूव करेगी। कहाँ मूव करेगी? फॉरवर्ड मूव करेगी, बैकवर्ड कभी भी मूव नहीं करेगी। एस और एम के बीच का फेज नहीं है जीवन, एम एंड एस के बीच का फेज है जीवन। क्लियर है? क्योंकि एम के बाद हमारे पास जीवन आएगा, जीवन के बाद एस आएगा। फॉरवर्ड मूव करेगी, कभी बैकवर्ड मूव नहीं करेगी। इतनी बातें क्लियर हैं? कोई डाउट है यहाँ तक? तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, कभी भी जो फेज की बात पूछी जाए, अगर G2 की बात पूछता है तो किस किस के बीच में? S और M फेज के बीच में है, ना कि M और S के बीच में। अगर आपसे S पूछा जाए तो G1 और G2 के बीच में है, ना कि G2 और G1 के बीच में। इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? चलिएगा, ऐसा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, यहीं से जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, which of the following is correct? कौन सा ऑप्शन से? शाबाश, जल्दी बताइएगा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा आंसर, आगे बात करते हैं। देखिएगा इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, आप यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनिए, ये वही सेल साइकिल है, छोटी सी जो सेल साइकिल है। बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप बनते हैं इसमें। ये एम फेज हो गया, यहाँ पे ये G1 हो गया, ये एस हो गया और ये G2 हो गया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पहले वाला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्या एस के बाद G1 आता है? जी नहीं आता, गलत। क्या G1 के बाद G2 आता है? जी नहीं, बीच में एस छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। एम आता है, एस आता है, क्लियर है? ये गलत, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, बीच में स्किप हो रहे हैं, क्लियर है? तीसरा G2 के बाद क्या आता है? एम आता है? जी हाँ आता है। G1 आता है? जी हाँ आता है। एस आता है? जी हाँ आता है। ये वाला ऑप्शन सही है। नीचे वाला G1 से G2 डायरेक्ट चला गया, बीच में एस फेज बीच में छोड़ दिया, एम के बाद फिर वापस से G1 छोड़ दिया। तो क्या है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये आया। क्यों आया? सर आपने तो G1 से स्टार्ट ही नहीं करा। G1 से तो आप स्टार्ट ही नहीं करें। G1 एस G2 और एम फेज होता है, ऐसी होती है सेल साइकिल। तो आपने तो स्टार्ट कर दिया G2 से। सेल साइकिल वो बेटा कहीं से भी स्टार्ट करे, वो जो सेल साइकिल है वो कहीं से भी स्टार्ट करे, बट वो सेल साइकिल होनी चाहिए कंटिन्यूअस फैशन, इसमें कंटिन्यूअस मैनर में होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब है कि अगर वो G2 से स्टार्ट कर रहा है, G2 के बाद आपको पता है एम फेज आता है, तो एम फेज लिखा होना चाहिए। एम फेज के बाद अगर G1 आता तो G1 होना चाहिए, G1 के बाद अगर एस आता तो एस ही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक की बात है? पक्का? ऐसा नहीं है बीच में आप स्किप करते जा रहे हो, बट साइकिल तो ठीक चल रही है, बट बीच में आप क्या है फेज स्किप कर रहे हो, वो बात भी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, अगर मैं कहता हूँ चारों ही ऑप्शन में, चारों के चारों ऑप्शन में क्या है, कोई ना कोई फेज स्किप हो रहा है, चारों ऑप्शन में स्किप हो रहा है, तो आप क्या चेक करोगे? उसकी सीक्वेंस चेक करोगे, क्या सीक्वेंस सही है। मान लेते हैं एम से G1, G1 से G2, फिर एम, फिर G1, फिर एस, ऐसे कर दिया तो वो सही हो सकता है। सीक्वेंस सही होनी चाहिए। अगर हर एक ऑप्शन में, चारों के चारों ऑप्शन में कोई ना कोई फेज अगर वो क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है, तो हो सकता है ऐसा। अगर वो स्किप नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं होगा, आंसर ये वाला जाएगा। समझ आ गया? नहीं आ गया? वो जाएगा जहाँ से सेल साइकिल कहाँ चल रही है, कंटिन्यूअस मैनर में चल रही है। समझ आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? which one of the following, so which one of the following इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है? क्लियर है? देखिए पहला ऑप्शन,
बताइए, एक क्वेश्चन ये आता है। फिर उसके बाद आप जीवन पे मूव करेंगे, जीवन के अंदर जो भी बातें होती हैं उन सारी बातों को पढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप प्रिडिक्ट कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आंसर देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अपने नोट्स में लिख भी लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन कराया है वो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, क्लियर है? यहाँ पे सबसे बड़ा हमारे पास में जो फेज होता है वो जीवन होता है। उसके बाद G2 होता है, सॉरी जीवन के बाद S होता है, S के बाद G2 फेज होता है, उसके बाद M फेज होता है। क्लियर है? ये हमारे पास में सीक्वेंस बनती है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन के ऊपर। नेक्स्ट जो पोर्शन है उसके ऊपर मूव करते हैं। ध्यान से सुनो, नेक्स्ट पोर्शन है मेरे पास में ये। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये देखिए, मैंने बात करी थी यहाँ पे आपके पास, ये देखिए हमारे पास में कौन सी साइकिल है? सेल साइकिल है। सेल साइकिल में मैंने कहा था हमारे पास में ये 4 फेज होते हैं। उन 4 में हमारे पास में ये एक M फेज है, ये G1 फेज है, बहुत बार बनानी पड़ेगी अभी तो ये G2 फेज है। क्लियर है? ये सेल साइकिल अगर आप बनाना स्टार्ट कर दिया तो इस प्रकार से आप समझ जाओगे सारी की सारी बातें। कोई डाउट है? अब देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में अब हम बात कर रहे हैं, पहले G1 फेज की बात करेंगे। तो मतलब क्या है, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंटरफेज। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंटरफेज। तो पहले इंटरफेज के बारे में लिखिएगा, फिर G1 स्टार्ट। इंटरफेज लिखिएगा, इंटरफेज इज द इट इज द लार्जेस्ट फेज। क्या होता है? लार्जेस्ट फेज होता है। कौन सा फेज होता है? लार्जेस्ट फेज होता है। टेक्स अबाउट 95% ऑफ द टोटल टाइम। टोटल टाइम का कितना टाइम लेता है? टोटल टाइम का 95% कंज्यूम कर जाता है इंटरफेस। क्लियर है? इसके अंदर मेनली क्या होती है? हेयर द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। सेल अपने आप को किसके लिए प्रिपेयर करती है? डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बोलिएगा, यहाँ पे ये जो फेज़ है, इस फेज़ में जो सेल है अपने आप को किसके लिए, अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगी। कोई डाउट है यहाँ तक? 95% होता है ऑफ द टोटल टाइम। टोटल टाइम का 95% होता है। क्लियर है? अगर मैं कहता हूँ 100 मिनट में, कितने मिनट में? 100 मिनट में एक सेल साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो वहाँ पे जो 95 मिनट है वो अकेला इंटरफेज लेगा। कौन लेगा? इंटरफेज लेगा। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेनली क्या होती है? ग्रोथ अक्कर होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है। G1 S G2 ये इसके 3 फेज है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। ये 3 सब फेज में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक तो G1 है, एक S है, एक G2। ये 3 फेजेस हैं जिसके अंदर ये डिवाइड है। एक G1 फेज के अंदर, एक S फेज के अंदर, G1 S और G2। ये 3 फेज हैं जिसके अंदर ये डिवाइडेड है। अब ये 3 फेज हैं, इन 3 फेजों की जो मेनली बातें हैं, जो इसके अंदर होता क्या क्या है, G1 के अंदर क्या होता है, S के अंदर क्या होता है, G2 के अंदर क्या होता है, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिएगा, अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको जीवन के बारे में, जीवन की जो सारी की सारी बातें हैं उसके बारे में बताना स्टार्ट। जीवन जो हमारे पास में बेटा, इस जीवन को ग्रोथ फेज, इस जीवन को क्या कहा जाता है? ग्रोथ फेज 1 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रोथ फेज 1 कहा जाता है। क्लियर है? और ये जो है यहाँ पे हमारे पास में लार्जेस्ट फेज होता है। कौन सा फेज होता है? लार्जेस्ट फेज होता है, सबसे बड़ा फेज। क्लियर है? और ये जो फेज है, यही जो फेज है हमारे पास में वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल फेज। वेरिएबल का मतलब है ये 8 से 12 घंटे के लिए बनता है। अगर 24 आवर, कितने आवर में? 24 आवर में अगर सेल डिवाइड कर लीजिए तो ये जो टाइम लेता है, ये कितना टाइम लेता है? मान के चलो हमारे पास में 12 से 18 घंटे, सॉरी कितना, 14 से 18 घंटे, 14 से 18 आवर तक लेता है। क्लियर है मेरी बात? मतलब ये 95% ये, सॉरी 1 मिनट, 12 से 18 घंटे, कितने घंटे? 12 से 18 घंटे ये लेता है। क्लियर है? वेरिएबल फेज है। कौन सा फेज है? ये वेरिएबल फेज है।
ये वेरिएबल फेज क्यों है? क्योंकि डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फूड। किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल फूड के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्सटर्नल फूड या एक्सटर्नल जो न्यूट्रिशन है अगर उसको जल्दी मिल गया तो जल्दी कंप्लीट कर लेगा, अगर नहीं मिला तो ये टाइम लेगा। क्लियर है? बट इन सब में से, इसमें से S और G2 और M में से सबसे बड़ा यही फेज होता है। क्लियर है? यहाँ तक की बात है। अब आगे देखिए, यहाँ पे सेल ग्रोथ अकर, यहाँ पे सेल क्या होती है? ग्रोथ करती है। यहाँ पे इस फेज के अंदर क्या करती है? सेल इस फेज के अंदर ग्रोथ करेगी। ग्रोथ भी क्या, कौन सी ग्रोथ? कहते हैं एक तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगी। साइटोप्लाज्म क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्लियर है? दूसरा क्या करेगी? दूसरा यहाँ पे ऑर्गेनली डबल करेगी। क्या करेगी? ऑर्गेनली जो है उनको डबल करेगी। साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगी और ऑर्गेनली को डबल करेगी। यहाँ पे जीवन फेज के अंदर क्या क्या काम करती है? एक तो सेल ग्रोथ अकर होगी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, ऑर्गेनली डबल होगी। ऑर्गेनली भी जो डबल होगी कौन कौन सी? मेनली जो ऑर्गेनली, मेनली अगर मैं बात करूँ मेनली कौन कौन सी ऑर्गेनली डबल होगी? यहाँ पे हमारे पास में गोल्गी बॉडी, कौन सी? गोल्गी बॉडी और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन जो ऑर्गेनली डबल होगी वो यहाँ पे गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल होगी। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे इसी पॉइंट पे एक बात और आती है, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर गोल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल हो रहे हैं, मतलब ऑर्गेनली अगर हम बना रहे हैं तो ऑर्गेनली को बनाने के लिए कोई ना कोई रिएक्शन करनी पड़ेगी, मेटाबॉलिज्म चलाना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म चलाना पड़ेगा तो हमारे लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो एंजाइम्स कहाँ से आए? अगर एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो एंजाइम्स कहाँ से आएंगे? ट्रांसलेशन से आएंगे, और ट्रांसलेशन करने से पहले ट्रांसक्रिप्शन जरूरी है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, एक मिनट, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन विल अकर, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन विल अकर। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी होगी और ट्रांसलेशन भी होगी, दोनों चीज़ें होगी। ट्रांसक्रिप्शन होगी मतलब DNA से, मतलब क्या है? DNA से RNA बनेगा, DNA से RNA बनेगा, और RNA से फिर क्या बनेगा? RNA से प्रोटीन बनेगा। और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। जो प्रोटीन बने हैं उनमें से ही कोई ना कोई एंजाइम का काम करेगा। तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स। ये बात आपको याद रखनी है, बायोमोलिक्यूल में जाके भी आप बात करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक की बातें आपको याद होनी चाहिए कि ऑल एंजाइम्स सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आता है, एक्सेप्शन आता है राइबोजाइम 23S RNA, जो कि किसका काम करता है? एंजाइम का काम करता है, बट प्रोटीन नहीं है। मैंने कहा ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, मैंने ये बात कही, बट जो राइबोजाइम जो हमारे पास में क्या है? एक वर्ड आता है राइबोजाइम। जो राइबोजाइम है हमारे पास में एक एंजाइम आता है जो कि 23S RNA कहाँ प्रेजेंट है? मैंने आपको बताया था 70S राइबोसोम के 50S सब यूनिट में 23S RNA प्रेजेंट होता है, जो काम करता है किसका? राइबोजाइम का काम करता है, जो कि खुद एक प्रोटीन नहीं है, खुद क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे इस बात का एक्सेप्शन बाहर है। इतनी बातें समझ आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए मेरी बातें। यहाँ पे हमने ये बातें कर ली। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, एक बात और रहती है कि भाई यहाँ पे जीवन के अंदर और क्या होता है? DNA रिपेयर अकर। यहाँ पे DNA रिपेयर भी होता है, DNA रिपेयर भी होता है। DNA क्या होगा? यहाँ पे रिपेयर होगा, मतलब DNA के अंदर क्या होता है? कई बार जब यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे RNA से ये क्या नाम है DNA से DNA रेप्लिकेशन हुआ है, तो उसके बाद क्या आता है? ये बहुत तेज़ी से चलने वाला प्रोसेस है, बट यहाँ पे आते डिवीज़न करने से पहले यहाँ पे ये चेक कर लिया जाता है कि DNA के पेयर के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। वैसे नॉर्मली ए के साथ एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, बट यहाँ पे सोचते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो ना हो, उसको चेक कर लिया जाता है, कहीं ग्वानिन के साथ थाइमिन ना जुड़ा हो, कहीं एडेनिन के साथ साइटोसिन ना जुड़ा हो, तो यहाँ पे चेक कर लिया जाता है, उसे कहा जाता है DNA रिपेयर। और अगर ऐसा होता है तो उसको ठीक कर दिया जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो होता है DNA रिपेयर अकर। क्लियर है?
अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इसके अंदर ये सारी की सारी बातें होती हैं। पहला ग्रोथ फेज 1 कहा जाता है, दूसरा लार्जेस्ट फेज होता है, वेरिएबल फेज होता है क्योंकि एक्सटर्नल फूड पे डिपेंड करेगा, और इसके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है। कौन कौन सी, एक तो साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगी, दूसरा सेल ऑर्गेनेली डबल करेगी। सेल ऑर्गेनेली कौन कौन सी डबल करेगी, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल करेगी, एक गोल्जी बॉडी डबल करेगी। इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये चीज़ें डबल करेगी। फिर उसके बाद देखिए ट्रांसक्रिप्शन, अगर यहाँ पे गोल्गी बॉडी बना रही है तो मेटाबॉलिज्म चलाना पड़ेगा, मतलब उसको चीज़ें चाहिए इनको इकट्ठा करने के लिए, तो मेटाबॉलिज्म चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम चाहिए तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी लगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, और वही जो प्रोटीन है, वही प्रोटीन किसका काम करेंगे, ऑल प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे के सारे जो एंजाइम हैं उन प्रोटीन के अंदर से कुछ एक जो है एंजाइम का काम करेंगे, और जो क्या करेंगे वो ऑर्गेनली बनाने का काम करेंगे। आगे देखिएगा, आगे मैंने कहा डीएनए रिपेयर भी लगा, यहाँ पे डीएनए रिपेयर होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो जीवन के अंदर डीएनए रिपेयर, जब तक जीवन के अंदर, जब तक जीवन के अंदर डीएनए रिपेयर नहीं हो जाता, अनलेस और until DNA repair will not complete in G1 phase, cell does not enter into S phase। जब तक अनलेस और अनटिल, जब तक डीएनए रिपेयर, यहाँ पे जीवन के अंदर डीएनए रिपेयर कंप्लीट नहीं हो जाती, जो जीवन वाली जो सेल है हमारे पास, वो एस फेज में एंटर कभी भी नहीं करेगी। क्लियर है मेरी बात? एस फेज में एंटर कभी भी नहीं करेगी, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चले आगे, आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूँ जीवन के बाद, जीवन के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिएगा, जीवन के बाद अगर मैं बात करूँ आफ्टर जीवन, आफ्टर जीवन, जीवन फेज के बाद अगर मैं बात करूँ, सेल हैव 3 ऑप्शन, सेल हैव 3 ऑप्शन। सेल के पास कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन है। जीवन के अंदर सारी बातें कंप्लीट कर ली उसने, डीएनए रिपेयर भी उसका कंप्लीट हो गया, बट उसके बाद अब भी उसके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन कौन कौन से है? पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेल एंटर इनटू एस फेज, सेल कहाँ एंटर करे? एस फेज में एंटर करे, एंड कंटिन्यू करे सेल साइकिल, सेल एस फेज में एंटर करे और सेल साइकिल को कंटिन्यू कर ले, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, सेल एग्जिट सेल साइकिल, सेल साइकिल को एग्जिट कर जाए एंड बिकम परमानेंट, और परमानेंट हो जाए। क्लियर है? तीसरा, सेल एंटर इनटू जी नोट फेज, जी नोट फेज में एंटर कर जाए और रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज में एंटर कर जाए। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान से, सेल के पास कितने ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, जीवन से एस में एंटर कर जाए, पूरी साइकिल कंप्लीट करे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जीवन से बाहर निकल जाए, एग्जिट कर जाए, बाहर निकल जाए, परमानेंट हो जाए, मतलब अपना फेट डिसाइड कर ले, कोई काम करना स्टार्ट कर ले। क्लियर है मेरी बात? दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में क्या होता है? बिकम परमानेंट, परमानेंट हो जाती है, और डिवीजन, डिवीजन क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है, परमानेंटली क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है। आई बात समझ में? तीसरा कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है एंटर इनटू द जी नोट फेज, कहाँ एंटर कर जाए? जी नोट फेज में, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा, जी नोट फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, और ये जो फेज है यहाँ पे क्या सेल परमानेंट हो जाती है? क्या सेल परमानेंट हो जाती है? जी नहीं। क्या सेल यहाँ पे सेल डिवीजन स्टॉप कर देती है? जी यस। सेल डिवीजन स्टॉप कर लेगी, परमानेंट नहीं।
ड्यूरिंग इंजरी, किसके दौरान? ड्यूरिंग इंजरी, इंजरी के दौरान, चोट लगने के दौरान सेल अगेन, कौन सी सेल? जी नोड सेल अगेन एंटर इनटू एस फेज, एस फेज में एंटर कर सकती है। मतलब जो जीवन वाली फेज जो सेल है जी नोट में गई है, रेस्टिंग में गई है, रेस्ट में गई है, अगर चोट वगैरह कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन आती है, उस कंडीशन में क्या करती है, ये वापस से किस में एंटर कर सकती है? एस फेज में एंटर कर सकती है और नई सेल प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर है? तो यहाँ तक मैंने आपको जो जीवन वाला पोर्शन है, जीवन का जो पोर्शन है सारा का सारा मैंने कंप्लीट करा दिया। जीवन के बाद हम बात करते हैं एस फेज के अंदर। इसके अंदर बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, मेरे पास अगला जो फेज आता है वो आता है एस फेज। नेक्स्ट जो फेज है मेरे पास में एस फेज। देखिएगा, एस फेज इज ऑल्सो नोन एज, एस फेज को सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। ये देखिए, ये मेरे पास में सेल साइकिल, कौन सी साइकिल है? सेल साइकिल है। इसके अंदर ये एम फेज है, ये जी1 फेज है, ये एस फेज है, ये जी2 फेज है। ये एम, ये जी1, ये एस, ये जी2, ये मेरे पास में फेज है। 4 फेज है सेल साइकिल। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, हम मूव कर गए किस पे? एस फेज पे। इसको सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। अब इस बात पे ध्यान देना, इफ सेल एंटर इनटू एस फेज, अगर सेल एस फेज में एंटर कर गई तो सेल के लिए नेसेसरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेल के लिए नेसेसरी हो जाएगा कि उसको सेल साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्लियर है? इफ सेल एंटर इनटू एस फेज, इफ सेल वंस एंटर इनटू एस फेज, it will be necessary for the cell that it will complete cell cycle। सेल के लिए क्या हो जाएगा? नेसेसरी हो जाएगा कि वो क्या करेगी? सेल साइकिल कंप्लीट करेगी। ये उसके लिए नेसेसरी, जरूरी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जब तक वो एस फेज में एंटर नहीं करी तब तो कोई बात नहीं है, वो जी नोड में भी जा सकती है। क्लियर है? वो परमानेंट हो सकती है, आईवास में उसके पास ऑप्शन है। बट जैसे ही उसने एस में एंटर कर दिया, जैसे ही एस में आई है, वो एस फेज में अंदर, वहाँ पे जैसे ही जीवन से एस के अंदर आई है, जैसे ही एस के अंदर आई है, इसके पास क्या हो जाता है कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अब इसको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा जो चक्कर है, पूरे का पूरा जो डिवीजन है वो करना पड़ेगा। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, इसके अंदर और क्या क्या होता है? एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर क्या होता है? हेयर रेप्लिकेशन और डीएनए सिंथेसिस, या हम बात करें अमाउंट ऑफ जेनेटिक मैटेरियल या क्रोमेटिन मैटर विल डबल। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी तो डीएनए सिंथेसिस होगी, डीएनए सिंथेसिस में अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन मैटर भी डबल हो जाएगा, या अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। क्लियर है? डीएनए अमाउंट भी डबल हो जाएगा। बट नोट द क्रोमोसोम नंबर विल डबल। क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल नहीं होगा। क्लियर है? अमाउंट, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं। ये जो बात है, ये जो लाइन है, मैं आपको आगे जब डीएनए कंटेंट के बारे में बात करेंगे वहाँ जाके मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँ। क्लियर है? यहाँ तक आपको ये बातें याद रखनी है, ध्यान रखना है। आगे देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट मेरे पास में बात आती है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है, कहता है इसमें और भी कुछ डबल होता है। जी हाँ, यहाँ पे सेंट्रियोल, क्या हो गया? सेंट्रियोल विल डबल। यहाँ पे सेंट्रियोल भी डबल। और कोई चीज़ होती है? जी हाँ, यहाँ पे हमारे पास में अगर डीएनए नया बना है, तो डीएनए को पैक करने के लिए प्रोटीन होनी चाहिए। डीएनए को पैक करने के लिए प्रोटीन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, होनी चाहिए। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन होनी चाहिए। जी हाँ, हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म होती है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म होगी। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ये हमारे पास में पूरा का पूरा क्या है? एस फेज।
कोई डाउट है? सिंथेटिक फेज कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो एस फेज में अंदर एक बार सेल अगर एंटर कर गई तो कर गई, मतलब सेल डिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद रेप्लिकेशन भी होती है, डीएनए सिंथेसिस भी होगी, अमाउंट ऑफ क्रोमेटिन मैटर भी डबल होगा, डीएनए का अमाउंट भी डबल होगा, बट क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा। कोई और चीज़ डबल होती है, सेंट्रियोल डबल होता है। क्या सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम बोल सकते हैं, क्लियर है? यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म होगा, जी हाँ होगा। सेंट्रियोल की जगह सेंट्रोसोम भी लिख सकता है बेटा, सेंट्रोसोम भी लिख सकता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे ये एस फेज की बात करते हैं, क्लियर है? एस फेज के बाद सेल एंटर करती है कहाँ? G1 फेज में। कहाँ एंटर करती है? G1 फेज के अंदर, सॉरी G2 फेज आता है। एस फेज के बाद हमारे पास में कौन सा फेज आता है? G2 फेज। G2 फेज कौन सा है हमारे पास में? ग्रोथ फेज 2। कौन सा है? ग्रोथ फेज 2। इसके अंदर भी क्या होती है? ग्रोथ विल अकर। सेल क्या करेगी जी? ग्रोथ करेगी। सेल क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। सेल अगर ग्रोथ करेगी, यहाँ पे देखिएगा, सेल क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। आई बात समझ में? सेल अगर यहाँ पे ग्रोथ करेगी, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, चलो वहीं बता देंगे। सेल क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। क्या ग्रोथ होगी जी? साइटोप्लाज्म भी ग्रो करेगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। और क्या इंक्रीज होगा जी? ऑर्गेनेली डबल होगी, ऑर्गेनेली भी डबल होगी। क्या ये वेरिएबल है जी? नहीं, वेरिएबल नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से तो फूड आना था, वो पहले ही आ गया, उसी को सेल क्या कर रही है? यूज़ कर रही है, क्लियर है? ये वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर जीवन में आएगा तो उसके पास भी आना लाजमी है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, ऑर्गेनेली क्या होगी? डबल होगी। कौन कौन सी ऑर्गेनेली? मेनली यहाँ पे जो ऑर्गेनेली डबल होती है, मेनली जो ऑर्गेनेली डबल होती है वो कौन कौन सी होती है हमारे पास में? क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा हमारे पास में क्या होता है? दूसरा हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट के बाद हमारे पास में यहाँ पे जो डबल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या डबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक बात और ध्यान देना बेटा, जो मैंने आपको यहाँ पे जो पिछली जो हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्लोरोप्लास्ट के टाइप बता दिए, वहाँ पे प्लास्टिड के टाइप आएंगे। किसके टाइप आएंगे? प्लास्टिड के टाइप आएंगे। प्लास्टिड के टाइप हमारे पास में 3 टाइप हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्लियर है? तो वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन एरर हो जाता है, तो वहाँ पे आप ठीक कर लेना। प्लास्टिड के टाइप आएंगे, क्लोरोप्लास्ट के टाइप नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे देखिए, आगे हमारे पास में ऑर्गेनेली अगर यहाँ पे क्या हो रही है? डबल हो रही है, तो क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम होगी? जैसे वहाँ पे G1 फेज में एंजाइम की रिक्वायरमेंट हुई। अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम होगी तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगी? जी हाँ, ट्रांसक्रिप्शन भी होगी एंड ट्रांसलेशन भी होगी। ट्रांसक्रिप्शन के बगैर ट्रांसलेशन कैसे हो सकती है? और ट्रांसक्रिप्शन हो गई तो एंजाइम ट्रांसलेशन से ही बनेगा, क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है? आगे देखिएगा, क्या कुछ और भी सिंथेसाइज होता है? क्या ग्रोथ फेज 2 में कुछ और भी बनता है? जी हाँ, बनता है। क्या बनता है? ग्रोथ फेज 2 में हमारे पास में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। क्या काम आते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन? क्या काम आते हैं? हमारे पास में क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? अब आपने एक बात पढ़ी हो, यहाँ पे हमारे पास में जो इंटरफेज, कौन सा फेज है? इंटरफेज है, उसकी सारे के सारे G1 S G2 तीनों की तीनों चीज़ें मैंने क्या कर दिया? इंटरफेज को मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास में जो इंटरफेज की सारी बातें कंप्लीट हो गई, बट आपको एक क्वेश्चन बताना है। उस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जो है मेरे पास में, कौन सा क्वेश्चन है? सुनिएगा, क्वेश्चन है मेरे पास में, देखिएगा क्वेश्चन है मेरे पास में, अगर प्लांट सेल में सेंट्रियोल होता है या नहीं होता? नहीं होता, तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर, आपको पता है ना, सेंट्रियोल अपार्ट मूव कर जाते हैं और स्पिंडल फाइबर निकल के आते हैं। नेक्स्ट डिवीजन में दिखाएंगे, स्पिंडल फाइबर निकल के आते हैं, एक्सटर्नल रेज निकल के आती हैं। कौन बनाता है? क्लियर है? प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल है ही नहीं, बनाएगा कौन? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको एक प्रकार से सोचना है और इसका आंसर ढूंढना है, क्लियर है? बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर आप इसका आंसर बता देंगे। समझ आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? यहाँ तक की बातें आपको याद रखनी है। आज का सेशन आप यहीं तक रखते हैं, तो थैंक यू।